लोगों का एक ये मानना था कि एक आईआईटीएन का बेटा तो आईआईटी ही जाएगा, एंड कहीं ना कहीं शायद मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता था इनिशियली। फिर जब एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो तरह तरह की बातें सुनी आसपास, दोस्तों ने भी अपनी ज़िंदगी शुरू की कॉलेजेस में, तो कहीं ना कहीं वो खटकता था कि शायद एक साल पीछे चला गया हूँ अपने दोस्तों से। आसपास के लोग भी काफ़ी तरीके की बातें करते थे। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि अगर मुझे एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, उसके बिना मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे मैं सुबह ज़्यादा अच्छा पढ़ना प्रेफर करता हूँ क्योंकि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं अपना दिन 4 to 5 आवर्स में डिवाइड कर लेता था, दो भागों में। तो एक 4 to 5 आवर के स्लॉट में मैं खाली जीएस पढ़ता था, एक 4 to 5 आवर के स्लॉट में मैं खाली मैथ्स पढ़ता था। सुना कि आपने इतनी पढ़ाई कर ली थी, आपको पता था कि मैंने कौन से पेज पे कहाँ पर क्या लिखा है? हाँ मैम, उसको मैंने इतने बार रिवाइज कर लिया था कि किस पेज पे कहाँ पे मैंने क्या मार्क किया है और क्या मैंने अलग से लिखा है। ये चीज़ें मुझे ध्यान से, मुझे 2 अटेम्प्ट देने हैं, उससे ज़्यादा मैं अटेम्प्ट्स नहीं दूंगा। और 2 अटेम्प्ट का मतलब होता है 3 साल, 1 साल की तैयारी और 2 साल का एग्जाम साइकिल। तो मैं 2 अटेम्प्ट का ही सोच के आया था, तो मुझे पता था मुझे करना 2 ही में। मैम मेरे लिए बहुत डरावना था क्योंकि जब इंटरव्यू का शेड्यूल आया, मैं पहले सोच रहा था कि हो सकता है कुछ टाइम मुझे मिलेगा इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, बट मेरा दूसरे ही दिन इंटरव्यू था, वो भी पहले स्लॉट में। तो मेरे पास 14 दिन भी नहीं थे तैयारी के, उसमें मुझे मॉक टेस्ट भी देनी थी, अपने बारे में तैयारी भी करनी थी। जब लास्ट में मैम ने मुझे बोला कि अब आप जा सकते हैं, तब मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मैम मुझे कुछ शेयर करना है। तब उन्होंने जब मुझे परमिशन दी, तब मैंने उनको बताया कि मैम किशोर कुमार जी का एक गाना है जो मुझे लगता है ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी ऐप्ट है। तो जब मैम ने परमिशन दी तब मैंने उनको बताया कि आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या पता क्या खबर। तो ये जैसे मैंने बोला तो इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर्स सारे हंसने लगे। यूपीएससी एक ही बार में कैसे क्रैक करे, ये सवाल कई लोग पूछते हैं। बड़ा ही ओवर हाइप्ड सवाल है, पहले भी हमने इसके बारे में बात की है, लेकिन आज इसके उदाहरण हमारे साथ खुद मौजूद हैं। आज बात करेंगे शुभांकर प्रत्युष पाठक से, जिन्होंने यूपीएससी में 11वीं रैंक हासिल की और यूपीएससी उन्होंने एक ही बार में क्रैक किया है। तो शुभांकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ तक पर। आपने यूपीएससी में 11वीं रैंक हासिल की है। अब लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में, अपने पहले अटेम्प्ट में कोई यूपीएससी कैसे क्रैक कर सकता है? कैसे आपने यूपीएससी क्रैक की? मैम जब मैंने तैयारी शुरू की थी जून 2020 में, तब प्रीलिम्स जून 2021 में होना था, एंड मैं तब जॉब भी कर रहा था जी। तो क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था तो मैंने बहुत कम तैयारी की एंड उसी चीज़ को काफ़ी बार पढ़ा। तो आई थिंक कम पढ़ाई करके एंड उसको बार बार पढ़ के एंड थोड़ा लक भी फैक्टर रहता है, तो आई थिंक ये सब मिला जुला के आई थिंक रिजल्ट आया। और इसके पहले की बात करें, तैयारी पर आएंगे, लेकिन उसके पहले आपकी शुरुआत कैसे हुई? 9वीं 10वीं आप क्लास में थे, मैंने सुना आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे तब, आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंट इस बारे में नहीं थे कि यूपीएससी में कर पाऊंगा। तो वहाँ से जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? मैम जैसे मेरे फादर सिविल सर्वेंट है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर हमेशा से था कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है, बट 9वीं 10वीं में जैसे हमको पढ़ाया जाता है सोशल साइंस के सब्जेक्ट पूरे याद करने रहते हैं और रट के लिखना रहता है, तो मुझे कभी वो कॉन्फिडेंस आया नहीं है। क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी थी तो मैं नेचुरली साइंस की तरफ आ गया। एंड कॉलेज में जब मैंने दोबारा कुछ अपनी सीनियर्स को देखा ये एग्ज़ाम क्लियर करते हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे बैकग्राउंड के ही स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो मुझे भी एक बार एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहिए। एंड तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं 1 साल जॉब करने के बाद एक अटेम्प्ट दूंगा। बट जैसे कोविड आ गया 2020 में मेरे ग्रेजुएट होते ही एंड वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो मुझे लगा इससे ज़्यादा टाइम मुझे कभी मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए, एंड उस टाइम फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की एग्ज़ाम के लिए। शुभांकर, अगर बात करें आपकी, आपने इंजीनियरिंग परस्यू किया था, आपने क्यों सोचा कि इंजीनियरिंग आप छोड़ के आप यूपीएससी करेंगे, आप सिविल सर्वेंट बनेंगे? हाँ मैम, जैसे मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तब भी मुझे ऐसा तो था ही कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो इंजीनियरिंग मुझे एक अच्छा ऑप्शन भी लगा एंड मुझे लगा इसमें करियर मैं बना पाऊंगा आगे जाके। फिर जैसे मैंने अपनी सीनियर्स को देखा क्लियर करते हुए एग्ज़ाम, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से फिर से आ गया कि शायद मुझे भी एक बार देना तो चाहिए। अगर मैं बिना दिए ही हार मान जाऊँगा तो कहीं ना कहीं ये मुझे हमेशा जीवन भर ये बात खटकेगी। तो उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं दूंगा। एंड क्योंकि अगेन जैसे मैं श्योर नहीं था कि होगा ही कि नहीं होगा, एंड इस एग्ज़ाम में कभी कुछ पता नहीं रहता है, तो मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दिया था अपना साइड में, एंड फिर वर्क फ्रॉम होम आ गया एंड सारी मुझे तैयारी की टाइम मिली। जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि शायद अब मैं एक एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगा, फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ के तैयारी वापस स्टार्ट कर दी। तो आप एक प्राइवेट कंपनी के साथ जॉब कर रहे थे इनिशियली तैयारी के फेज में? जी मैम। तो आप कितना टाइम देते थे अपनी जॉब को और साथ ही साथ पढ़ाई को भी? मैम इनिशियली तो ऐसा था कि 8-10 घंटे तो मेरे जॉब में चले जाते थे, तो उसके बाद मैं 4-5 घंटे से ज़्यादा दे नहीं पाता था एंड काफ़ी हेक्टिक भी हो जाती थी। तो मेरी पूरी जो है वो 15 घंटे लैपटॉप के आगे ही जाते थे, एंड ये चश्मा भी उसी का नतीजा है। तो इनिशियली मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। जब फरवरी के आसपास मैंने रियलाइज़ किया कि अब मुझे मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम पास आते जा रहा था,
तब मैंने रिज़ाइन करके सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी की। तो शुभांकर, जब आपने जॉब छोड़ी उसके बाद क्या तैयारी आपकी और ज़्यादा वॉर फुट वाली तैयारी हो गई कि भाई अब और ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे और यूपीएससी क्रैक करेंगे? मैम, जो मैंने जैसे जॉब छोड़ा तो वो 8-10 घंटे का स्लॉट मेरा फ्री हो गया हर दिन का, तो मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं वो 8-10 घंटे पढ़ाई करूँ। तो मैं वही 8-10 घंटे मैं पढ़ने लगा हर दिन, एंड उससे ज़्यादा मैंने कभी आई थिंक पूरे एग्ज़ाम साइकिल में पढ़ाई नहीं की, 8 से 10 घंटे मैक्सिमम। एंड जब एग्ज़ाम पास आता था तब वो थोड़ा सा ऑब्वियसली इंक्रीज़ होता था, बट 8 से 10 घंटे हर दिन मैं अपनी फिर तैयारी में लगाने लगा। एंड मतलब अनफॉर्चुनेटली जो सेकेंड कोविड का वेव आया उसके कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था अक्टूबर में। तो वो जो मुझे एक्स्ट्रा महीने मिल गया तैयारी के, उसमें मैंने अपने काफ़ी चीज़ें कंसोलिडेट कर ली एग्ज़ाम रिलेटेड। तो आई थिंक वो चीज़ मुझे हेल्प की, एंड वही जैसे मैं कह रहा था लक फैक्टर आई थिंक कहीं ना कहीं यही था मेरे एग्ज़ाम में। और शुभांकर, ये भी बड़ी बात है कि आप एक अच्छी खासी जॉब, वेल पेड जॉब छोड़कर आप सोचते हैं कि नहीं मैं यूपीएससी करूँगा, मतलब आपको पैसा छोड़ना पड़ता है। ये डिसीजन आप कैसे ले पाए कि मतलब आप फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हैं, यू हैव अ फाइन बैकग्राउंड, इस वजह से आप ये डिसीजन ले पाए? हाँ मैम, बिकॉज मैं एक फाइनेंशियली अच्छे बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं था कि मैं पैसे कमा के घर पे भेजूँ। तो वो एक काफ़ी कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर रहता ही है। एंड जैसे आपने कहा कि वेल पेड जॉब थी, तो मेरे लिए मनी वॉज नेवर अ मोटिवेशन फॉर मी। तो क्योंकि वो कोई खास मेरे लिए मोटिवेशन थी नहीं, तो आई थिंक ये डिसीजन जॉब छोड़ने का भी मेरे लिए रिलेटिवली ईजियर था। शुभांकर, बात करें 11वीं 12वीं की, आपने तब से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है वो शुरू कर दी थी, लेकिन क्या वहाँ पहुँच पाए थे? जेई मेंस भी आपने दिया था? नहीं मैम, पहले अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ था एग्ज़ाम, एंड फिर मैंने 1 साल ड्रॉप किया था जेई के लिए दोबारा। फिर अगले अटेम्प्ट में मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। वहीं पे आई थिंक मैंने एक बहुत बड़ी लेसन सीखी थी कि मुझे वो सोशल प्रेशर जो है जेई के टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो मुझे यूपीएससी में नहीं चाहिए थी। तो मेरे कुछ खास दोस्त और मेरे पेरेंट्स और भाई को छोड़ के किसी को नहीं पता था मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। भनक ही नहीं थी, किसी को भनक भी नहीं थी। एंड इसलिए जब रिजल्ट आया तो लोग और शॉक थे कि एक तो रैंक काफ़ी ऊपर आ गई, एंड जब आ गई तो उसके बाद लोग भी काफ़ी शॉक थे कि इसने एग्ज़ाम कब दिया और इसने तैयारी कब की। तो ये सब चीज़ें लोगों के लिए काफ़ी इंट्रीगिंग क्वेश्चन थे। आई थिंक वो एक वहाँ का फेस का एक्सपीरियंस मैं यहाँ लेके आया। मतलब आपके परिवार के 4-5 लोग और 2-3 दोस्तों के अलावा किसी को ये नहीं पता था कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं? जी मैम। लेकिन शुभांकर, आपके अर्ली एज से ही आप 9वीं 10वीं क्लास में थे, तब से ही आपको कहीं ना कहीं हिंट मिलता जा रहा था कि यूपीएससी का कोई ना कोई हिंट ड्रॉप हो रहा था कि आप यूपीएससी करेंगे? हाँ, मतलब अब हाइंडसाइट में बैठ के मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जेई मेरा क्लियर नहीं हुआ, जब जेई क्लियर हुआ तो सीनियर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, मैंने देखा कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। फिर मैंने सोचा मैं 1 साल जॉब करने के बाद अटेम्प्ट दूंगा, बट जिस साल मैं ग्रेजुएट हुआ, जब मैंने ज्वाइन किया उसी टाइम कोविड का लॉकडाउन लग गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो मुझे टाइम मिल गया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी इंडिकेशंस, अब मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इंडिकेशन मेरे पास काफ़ी थे कि मुझे तैयारी पहले करनी चाहिए थी, बट आई थिंक अब हो गया फाइनली, तो मैं उसमें ही काफ़ी खुश हूँ। शुभांकर, आपने बात की सोशल प्रेशर की, किस तरह का सोशल प्रेशर था? आपने कहा जेई मेंस जब मैंने दिया उस तरह का सोशल प्रेशर मैं नहीं चाहता था कि यूपीएससी में मुझे झेलना पड़े, तो वो किस तरह का सोशल प्रेशर है? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं समझ रही हूँ आप जो कहना चाहते हैं, और लोगों को भी ये जानना चाहिए जो एस्पिरेंट्स होते हैं, कई बार जो आसपास का बाहरी प्रेशर होता है उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है, तो क्या वो सोशल प्रेशर था? जी मैम, जैसे मेरे फादर हैं वो काफ़ी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते हैं, सो ही डिडंट, इनके पास इतना कुछ नहीं था जितना मेरे पास था तैयारी के लिए। एंड उनके बाद उन्होंने वो भी आईआईटी गए थे, तो लोगों का एक ये मानना था कि एक आईटीएन का बेटा तो आईआईटी ही जाएगा। एंड कहीं ना कहीं शायद मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता था इनिशियली। फिर जब एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो तरह तरह की बातें सुनी आसपास, दोस्तों ने भी अपनी ज़िंदगी शुरू की कॉलेजेस में, तो कहीं ना कहीं वो खटकता था कि शायद 1 साल पीछे चला गया हूँ अपने दोस्तों से। आसपास के लोग भी काफ़ी तरीके की बातें करते थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर रह जाती हैं। और जब सेकेंड अटेम्प्ट में भले ही एग्ज़ाम क्लियर हो गया और काफ़ी लोगों का मैंने आंसर भी किया काफ़ी लोगों को एक तरीके से, बट वो चीज़ मेरे अंदर हमेशा रह गई कि शायद जो एक सोसाइटी का प्रेशर है आपके ऊपर, जबकि आपके ऊपर खुद बहुत प्रेशर रहता है अपना करियर बनाने का और अपने लाइफ के डिसीजन लेने का, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता था इस एग्ज़ाम में मुझे रहे। तो जब मैंने जॉब छोड़ा भी तो मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्यों जॉब छोड़ रहा हूँ, सबको ये लग रहा था मैं जॉब ही कर रहा हूँ जब तक रिजल्ट नहीं आया। अच्छा। तो आई थिंक वो एक लर्निंग है जो मैं जेई से यहाँ लेके आया। मतलब क्योंकि हम यहाँ सोशल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो क्या लोग बोलते थे जो आपको बहुत खटकता था, आपको लगता था कि भाई अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं चुपचाप बस 11वीं रैंक हासिल कर लूँगा ऐसे ही?
नहीं ऐसी बात तो नहीं थी, बट हाँ जैसे जेई के टाइम में वही की कुछ बातें कि इनके पास कुछ नहीं था एंड ही केम सो क्लोज टू वेयर ही वेंट, एंड मेरे पास सब कुछ होते हुए भी नहीं था, तो कहीं ना कहीं कि फ़ोन से बिगड़ जाते हैं बच्चे, एंड जितने भी ये चीज़ें वो हम ऑलरेडी सुनते हैं अपने आसपास, द सेम ट्रैक। जी हाँ, तो वही सब चीज़ें थी। एंड जो एक होता है ना कि बच्चा बिगड़ जाता है हमारे घरों में और जब रिजल्ट नहीं आती है, तो वही मैं एक बिगड़ा हुआ बच्चा था 1 साल के लिए एटलीस्ट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे इस एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये एक एम्प्लॉयमेंट का एग्ज़ाम है, उस समय एक कॉलेज का एग्ज़ाम होता था। अगर आप नहीं भी क्लियर करते तो और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, बट अगर आप ये एम्प्लॉयमेंट का एग्ज़ाम नहीं क्लियर करते तो देन यू आर लेफ्ट विथ नथिंग। तो यहाँ पे प्रेशर और भी बहुत ज़्यादा है अपने ऊपर, तो मुझे ये बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं चाहिए थी। और जेई मेंस जब आपने दिया वो क्लियर नहीं हो पाया, उसके बाद आपने यूपीएससी की तैयारी की, इस बीच में आपने जॉब भी छोड़ी, इस बीच में माता पिता की तरफ से कैसे उनका सपोर्ट था या नहीं था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि माता पिता का सपोर्ट हो। हाँ नहीं, बहुत सपोर्टिंग थे, स्पेशली जब मैं जॉब छोड़ रहा था तब वो बहुत सपोर्टिंग थे। मुझे अभी भी याद है, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि अगर मुझे एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, उसके बिना मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बहुत सपोर्टिव थे, मेरा भाई भी बहुत सपोर्टिव था। मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी पूछा, उनकी भी यही राय थी कि तुम करो। एंड आई थिंक वही जो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि लोग आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, एक वो बिलीव दिखाते हैं। एंड अभी भी रिजल्ट से पहले कोई इस चीज़ की बात नहीं कर रहा था कि रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, हर कोई मेरे घर में यही बात कर रहा था कि अगला प्रीलिम्स आ रहा है। अच्छा। बिकॉज वो रिजल्ट का प्रेशर कोई नहीं चाहता था मेरे ऊपर रहे। एंड यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बाद में रियलाइज़ होती हैं। जब अब मैं पीछे देखता हूँ मुझे लगता है कि बहुत ऐसी चीज़ें थी जो इग्नोर कर जाते थे। जैसे जब रिजल्ट आने वाला होता था तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी रहता था, इरिटेटेड रहता था। तो वो होता है ना कि अब गुस्सा भी अपने फैमिली पे ही उतारते हैं, तो वो भी रहता था थोड़ा सा, कभी कभी माहौल भी गर्म कर देता था मैं घर में, बट वो चुपचाप सह लेते थे, कुछ ज़्यादा बोलते नहीं थे। तो ये जो एक सपोर्ट होता है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन भी उतार पाएँ, थोड़ा कूल डाउन होने के लिए इस एग्ज़ाम के प्रेशर से। तो ये सब उन्होंने झेला है, तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में अब तो बहुत कूल है, जी हाँ। अब तो आई डोंट थिंक कोई गुंजाइश है किसी चीज़ की। अगर बात करें आपकी कोचिंग की, कोचिंग किस तरह लिया आपने? सेल्फ कोचिंग की, ऑनलाइन कोचिंग की, किस तरह कोचिंग ली? मैम मैंने पहले खुद से पढ़ने की कोशिश की थी, मुझे कुछ खास समझ में आया नहीं। अच्छा। मतलब मुझे इतना समझ आ गया कि एग्ज़ाम के लिए जितनी तैयारी ज़रूरत है, जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरत है, शायद वो मेरे खुद से नहीं आ पाएगी। एंड एक और चीज़ था कोचिंग का लेने का कि कोचिंग मैं नॉलेज के लिए नहीं ले रहा था कि मैं पढ़ाई करने के लिए कोचिंग जा रहा हूँ, क्योंकि वो तो मैं भी पढ़ लेता। मैं जा रहा था टाइम बचाने के लिए कि अगर कोई चीज़ मुझे 2 महीने पढ़ के समझ में आती है तो वो कोचिंग वाले शायद मुझे 2 दिन में समझा देंगे एंड मेरा वो टाइम बच जाएगा। तो इसलिए मैंने कोचिंग की। एंड मैंने पेपर में ऐड देखा, जो मुझे ऐड दिखा सबसे पहले मैं वहाँ चला गया राउज IAS में। उनकी ऑनलाइन कोचिंग, उस टाइम में क्या था कि लॉकडाउन में काफ़ी कोचिंग्स बंद भी हो गए थे, दे वर नॉट टेकिंग क्लासेस। तो मैंने ऐड देखा कि ये क्लासेस ले रहे थे, तो मैं नेचुरली वहाँ जाके मैंने एनरोल कर लिया अपने आप को। तो ऑनलाइन कोचिंग से ही आपने शुरुआत की। क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में स्पेशली कोरोना के बाद कोचिंग जो है, पढ़ाई जो है, वो काफ़ी हद तक ऑनलाइन हो चुकी है। जी मैम, अगर स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया है कि उनको कोचिंग करनी है तो मैं उनको, मेरी एडवाइस ये है कि आप ऑनलाइन ही करें। बिकॉज उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो आपको मतलब ये जो हैरेसमेंट है, क्लास आना जाना, ये टाइम बचता है। सेकेंडली ऑनलाइन कोचिंग में आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं अवेलेबल, तो अगर आपने कुछ मिस कर दिया या आपको नहीं समझ आया तो आप दोबारा जाके देख सकते हैं। थर्डली आप अपने घर के कंफर्ट में पढ़ सकते हैं कि आपकी पूरी सपोर्ट सिस्टम आपके आसपास रिवॉल्व करती है। एंड जैसे यहाँ क्या होता है कि दिल्ली में आप आते हैं, एक छोटे से रूम में रहते हैं, आपके आसपास बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर भी रहता है, कभी कभी आप गलत पीयर ग्रुप में भी आ जाते हैं। तो ये सब दिक्कतें ऑनलाइन कोचिंग में नहीं होती है। ऑब्वियसली ऑनलाइन कोचिंग के अपने भी कुछ नेगेटिव्स हैं, बट आई थिंक जो पॉजिटिव्स हैं दे ओवरशैडो द नेगेटिव्स। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और है जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुखर्जी नगर जाना ज़रूरी है, राजेंद्र नगर जाना ज़रूरी है पढ़ने के लिए। मैम मैं एग्जाम्स के बाद ही गया हूँ वहाँ पे। अब जब मुझे बुलाया जाता है स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने, मैं अभी गया हूँ, उसके पहले मैं कभी नहीं गया था। एंड वहाँ पे बस एक बार मेरे पेरेंट्स गए थे कुछ नोट्स लाने के लिए, उसके अलावा आई डोंट थिंक मैं कभी भी उस एरिया गया हूँ। वो एरिया में अब फ्रीक्वेंटली जा रहा हूँ जब स्टूडेंट से मुझे इंटरेक्ट करना होता है उनको गाइड करने के लिए। अच्छा, अगर आपके दिनचर्या की बात करें कि यूपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे थे, किस तरह का आपका पूरा रूटीन और शेड्यूल रहता था ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें इसमें मदद मिले? मैम जैसे मैं सुबह ज़्यादा अच्छा पढ़ना प्रेफर करता हूँ क्योंकि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं अपना दिन 4 to 5 आवर्स में डिवाइड कर लेता था दो भागों में। तो एक 4 to 5 आवर के स्लॉट में मैं खाली जीएस पढ़ता था,
एक 4 to 5 आवर के स्लॉट में मैं खाली मैथ्स पढ़ता था एंड उससे ज़्यादा मैंने कभी कोई पढ़ाई नहीं की है बिकॉज मुझे पता है रात में मैं बहुत अनप्रोडक्टिव हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ सकता रात में। तो जब एग्ज़ाम पास आता था तो रात में मैं मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग ये चीज़ें ज़्यादा करता था। पढ़ाई मेरी सुबह और दोपहर ही होती थी 4-5 घंटे। जी हाँ, ये 2 स्लॉट्स मैंने बना लिए जी। तो ज़रा लोगों को ये भी बताइए कि ऐसी कौन सी आपने किताबें पढ़ी कि पहली बार में आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया? मैम एक तो मेरे क्लास नोट्स मेरे बेस थे, उसके अलावा आई थिंक पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत जी की किताब एंड मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी में 11th-12th की एनसीईआरटी। जी। अगेन इकोनॉमी में मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, एनवायरनमेंट की कोई किताब नहीं पढ़ी, साइंस एंड टेक की कोई किताब नहीं पढ़ी। बायोलॉजी के मैंने लास्ट में 12th की कुछ एनसीईआरटी की लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं बस वो पढ़े। मतलब मेरा रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड था, मैंने 5-6 किताबों से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, बस मैं उनको काफ़ी बार मैंने पढ़ाई की ताकि मुझे ये रहे कि इनमें से कुछ भी आ गया तो मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। एंड इसके बाद जो मेरे क्लास नोट्स है यही मेरे बेस थे। और सुना कि आपने इतनी पढ़ाई कर ली थी, आपको पता था कि मैंने कौन से पेज पे कहाँ पर क्या लिखा है? हाँ मैम, उसको मैंने इतने बार रिवाइज कर लिया था कि किस पेज पे कहाँ पे मैंने क्या मार्क किया है और क्या मैंने अलग से लिखा है, ये चीज़ें मुझे ध्यान थी। तो अगर जैसे मान लीजिए ट्रिब्यूनल्स का कोई आता था सवाल तो मुझे पता था वो चैप्टर में किस एरिया से आया है, वहाँ पे मैंने क्या मार्क किया है, क्या लिखा है। तो वही है कि मैंने कम चीज़ों को इतने बार पढ़ा था कि वो मुझे हिंदी में कहते हैं ना कंठस्थ हो गए थे। तो काइंड ऑफ ये ऐसी मेरी तैयारी थी। अच्छा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी बात से, आपकी कहानी से एक स्टीरियोटाइप भी टूटता है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि यूपीएससी पढ़ना है तो मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जाना पड़ेगा और किताबें जो है वो बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, सालों साल तैयारी करनी पड़ेगी। वैसा आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ? नहीं मैम, मैं कोई 5 ईयर प्लान लेके भी नहीं आया था। मुझे ये था कि मुझे 2 अटेम्प्ट देने हैं, उससे ज़्यादा मैं अटेम्प्ट्स नहीं दूंगा। और 2 अटेम्प्ट का मतलब होता है 3 साल, 1 साल की तैयारी और 2 साल का एग्जाम साइकिल। तो मैं 2 अटेम्प्ट का ही सोच के आया था, तो मुझे पता था मुझे करना 2 ही में ही। तो इसलिए मैंने अपने रिसोर्सेज भी कम रखे, मैंने बस पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया, रिविजन पे ज़्यादा फोकस किया एंड ना कि मैं जाके मटेरियल्स इकट्ठा कर लूँ, घर पे लाइब्रेरी बना दूँ और बाहर जाके लोगों को बताऊँ कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इंस्टेंट मैंने बस कम चीज़ें पढ़ी, बस उसको इतने बार पढ़ी कि वहाँ से कुछ भी आए तो मैं गलत नहीं करूँगा। अच्छा शुभांकर, बात करते हैं इंटरव्यू की। लोग पूछते हैं कि भाई यूपीएससी में कई बार कहा जाता है कि बड़े ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं, आपको पूरा बोल ओवर कर दिया जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो इतना नहीं होता है। कभी कुछ सवाल तो यूपीएससी डालते ही आपको डराने के लिए, क्योंकि वहाँ आपका टेम्परामेंट और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी चेक होती है। बट अगर आप उनसे नहीं डरेंगे और जो आपके बेसिक मटेरियल है, जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, वहाँ से अगर कुछ भी आते हैं सवाल, वो अगर आप गलत नहीं करेंगे तो आई थिंक आप एग्जाम इजीली क्लियर कर लेंगे। बिकॉज यूपीएससी का एक कोर एरिया है जहाँ से वो आपकी कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करते हैं और यूपीएससी का एक एरिया है जहाँ से वो आपको डराते हैं। तो अगर आप वो डराने वाले एरिया से बच गए तो यहाँ से आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। अच्छा, पहले मैं तैयारी की बात करूंगी, इंटरव्यू की तैयारी की, उसके बाद आएंगे कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया। जब आपको पता लगा कि इस दिन मेरा इंटरव्यू है, वो जो समय है वो कैसे बीता? मैम मेरे लिए बहुत डरावना था, क्योंकि जब इंटरव्यू का शेड्यूल आया मैं पहले सोच रहा था कि हो सकता है कुछ टाइम मुझे मिलेगा इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, बट मेरा दूसरे ही दिन इंटरव्यू था, वो भी पहले स्लॉट में। तो मेरे पास 14 दिन भी नहीं थे तैयारी के, उसमें मुझे मॉक टेस्ट भी देनी थी, अपने बारे में तैयारी भी करनी थी। तो फिर शुरू में तो मैं थोड़ा सा डर गया था, बाद में अगेन मेरे घर वालों ने थोड़ा भरोसा दिखाया, मैंने फिर तैयारी शुरू की। तो एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो हम यूपीएससी को भर के देते हैं। जी हाँ, तो वो डैफ के मैंने एक वर्ड्स अपने बारे में तैयार किए। फिर जो प्लेसेस मेंशन है, जैसे मैं ईस्ट चंपारण से हूँ, कटिहार है जहाँ मेरा जन्म है, धनबाद से मैंने तैयारी की है, दिल्ली में रहता हूँ, बैंगलोर में जॉब थी, परमानेंट एड्रेस कोलकाता का है, पूरा भारत आपने। तो इन सब के मैंने तैयारी की कि हर जगह क्या दिक्कतें हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या स्पेशल है, क्या वहाँ पे जैसे ज्योग्राफी क्या है, आर्ट एंड कल्चर क्या है, विमेन का क्या है वहाँ पे सिचुएशन है। तो इन सब पे मैंने पूरे नोट्स बनाए, अपनी उनकी तैयारी की, अपने हॉबीज़ पे तैयारी की एंड कुछ मॉक्स दिए। और फिर मैं सोच के चला गया इंटरव्यू देने कि मैं एकदम अपना ऑनेस्ट जो पर्सनैलिटी है वो उनको दिखा के आऊँगा एंड वहाँ कुछ फेक करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आपके सामने 150 साल का पब्लिक सर्विस में एक्सपीरियंस बैठा है एंड आप 25 साल के भी नहीं है, तो कुछ भी आप फेक करने की कोशिश करेंगे वो तुरंत पकड़ लेते हैं एंड जहाँ वो हो गया तो आपका खत्म हो गया गेम। तो मैं थोड़ा नर्वस भी था, तो वो नर्वसनेस मैंने छुपाने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको नर्वस होना भी चाहिए उस दिन, बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। तो मैंने नर्वस भी था एंड मैं कॉन्फिडेंट भी था, मैं ऑनेस्ट भी था। तो आई थिंक इन सब चीज़ों के साथ में गया वो। तो शुभांकर, जब आप ढोलपुर हाउस गए पहली बार, हर किसी का सपना होता है कि ढोलपुर हाउस जाएं, किस तरह की नर्वसनेस या एक्साइटमेंट थी? हाँ, मैं नर्वसली एक्साइटेड था। अच्छा। एंड जब मैं अंदर गया, हमने बाहर से ही देखा है वो हमेशा आज तक, जब भी शाहजहाँ रोड से गए तो मैं सबसे पहले तो ये देखना चाहता था यूपीएससी अंदर से दिखता कैसा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए।
तो मैं अंदर गया, वहाँ पे फ़ोन्स वगैरह सबमिट किए, जो भी प्रोसेस है वहाँ हमको बैठाया गया और हमको ग्रुप्स में बांट दिया गया था। तो मेरे ग्रुप पे कुछ लोग बैठे थे, उनसे थोड़ी बातचीत की, एंड जो वहाँ यूपीएससी के भी थे जो ऑफिशियल जो हमें एस्कॉर्ट वगैरह कर रहे थे, वो भी हमको काफ़ी काम डाउन कर रहे थे, वो भी काफ़ी हेल्प कर रहे थे। कोई डरावना माहौल नहीं था जो मुझे लगा कि हमको शायद कुछ डराया जाएगा या कुछ। लेकिन जो स्टूडेंट आपके पहले जा रहे थे, आके अपना रिएक्शन, अपना ऑब्जर्वेशन दे रहे थे, डर तो नहीं लग रहा था वो सब सुन के? नहीं मैम, एक्चुअली ऐसा रहता है कि जो आपसे पहले चले गए हैं तो वो बाहर फिर निकल जाते हैं। अच्छा। तो आपको उनसे मुलाकात करने की मौका नहीं मिलता है। बट मेरे केस में क्या था कि जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो मैं बाहर वेट कर रहा था। मेरे से पहले जो गई हुई थी उनका इंटरव्यू अंदर चल रहा था। तो आई थिंक जब वो बाहर आई तो वो बहुत खुश नहीं थी अपने इंटरव्यू से। अच्छा। तो मुझे लगा कि क्या शायद पता नहीं अंदर कुछ ऐसा माहौल हो जिसके कारण उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया हो। बट फिर मैं अंदर गया एंड मेरा इंटरव्यू उसके बाद स्टार्ट हो गया। अच्छा, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, पैनलिस्ट जो इतने एक्सपीरियंस लोग आपके सामने बैठे होते हैं, वो आपको पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस कराते हैं वहाँ पर? हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है जो हमने न्यूज़ आर्टिकल्स और फेसबुक पे वीडियोस पे देखा है कि पता नहीं ऐसा क्या किया जाता है कि आपको मतलब डरा दिया जाता है, सहमा दिया जाता है। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी तभी सबसे बेस्ट निखर के आती है जब आप रिलैक्स रहते हैं। तो वो आपको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं एंड उनका जो क्वेश्चन करने का तरीका भी है वो ऐसा नहीं रहता है कि आपको डाटा या डपता जा रहा है एंड वो इस चीज़ पे आपको टेस्ट नहीं करे जिस पे आपको कुछ नहीं आता हो। वो आपको उन्हीं पे टेस्ट करें जो आप जवाब देंगे। तो अगर आपको कुछ नहीं आता आप वहाँ आराम से मना भी कर सकते हैं। तो एकदम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसे हमारी चल रही है एकदम ऐसे होती है, बस वो आपसे काफ़ी सीनियर होते हैं, आपको उनको वो रेस्पेक्ट दिखाने की ज़रूरत होती है एंड जो वो पूछ रहे हैं बस टू द पॉइंट उतना ही आपको बताना होता है। अच्छा, बात करें सवालों को लेकर, यूपीएससी इंटरव्यू में आपसे जिनकी 11वीं रैंक आई है उनसे ऐसे क्या सवाल पूछे गए? सबसे पहले तो चेयरमैन मैम ने मेरे से पूछा कि मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा था तो मैं यूपीएससी की तरफ क्यों आना चाहता हूँ एंड मेरा मोटिवेशन क्या है सिविल सर्विसेज में आने का। फिर मेरे इस जवाब के बाद उन्होंने एक चीज़ बोली कि हर कोई आके बताता है कि वो डाउन ट्रॉडन के लिए काम करना चाह रहा है, तो क्या उनकी जनरेशन पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? क्या वो कुछ नहीं कर पाए गरीबों के लिए और बाकी लोगों के लिए? तो ये इस चीज़ का भी मैंने जवाब दिया। फिर चेयरमैन मैम ने 2-3 और सवाल पूछे जो मुझे अब इतना उस समय भी उतना कुछ रिकलेक्ट नहीं था। फिर मुझे एक जो मेंबर हैं उनसे उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि आप संस्कृति स्कूल से पढ़े हैं जो कि काफ़ी पॉश एरिया में आता है, तो इसके बाद आप ये कैसे जस्टिफाई करते हैं कि आपको ग्राउंड वर्क करना है? इस सवाल के बाद फिर बात कुछ रिजर्वेशन पे चली। अच्छा। कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में रिजर्वेशन एक पॉलिटिकल टूल बन गया है एंड ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? फिर उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन आना चाहिए, जो कि काफ़ी न्यूज़ में भी था जी। तो ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछे। फिर तीसरे पैनल मेंबर ने मुझसे बिहार के बारे में काफ़ी पूछा कि बिहार में इतना माइग्रेशन क्यों होता है, बिहार में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती है, बिहार इंडस्ट्रियलाइज क्यों नहीं हो पा रहा है, बिहार में बाकी जो सर्विसेज हैं वो इतने पुअर क्यों हैं एंड बिहार में इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है रही है पिछले कुछ सालों से, तब भी लॉ एंड ऑर्डर के इतना प्रॉब्लम क्यों है बिहार में? तो वो काफ़ी बिहार की तरफ उन्होंने सवाल पूछे। फिर जो चौथे मेंबर हैं उन्होंने मेरी हॉबीज़ से सवाल पूछे। तो मेरी हॉबीज़ जैसे थी कि मैं ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत फॉलो करता था एंड मैं ड्राइविंग में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि फोर्ड इंडिया से क्यों चली गई एंड क्योंकि फिर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्यों इतना कम है, क्या हमारी पॉलिसी एकदम फेल हो चुकी है, हमें और क्या करना चाहिए? फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर में स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? फिर जो आखिरी मेंबर थे उन्होंने मुझसे पूछा इंडिया पाकिस्तान के बारे में और उन्होंने इंडिया चाइना के बारे में पूछा। इतने देर में 27-28 मिनट हो चुके थे मेरे इंटरव्यू के। फिर चेयरमैन मैम ने उनको रोक के मुझे जाने के लिए कहा एंड उस टाइम पे क्योंकि माहौल काफ़ी सीरियस था, काफ़ी सीरियस विषयों पे बात हुई थी, तो मैंने माहौल थोड़ा लाइट करने के लिए मैम से परमिशन मांगी कि क्या मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ। तो उन्होंने परमिशन दी और फिर मैंने उनको बोला कि मैम किशोर कुमार जी का एक गाना है जिनके लिरिक्स मुझे लगता है कि इंटरव्यू के लिए काफ़ी एप्ट हैं। तो जब उन्होंने परमिशन दी तो मैंने उनको बताया कि आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या पता क्या खबर। तो ये सुन के सारे बोर्ड मेंबर काफ़ी मतलब हंसने लगे एंड मैम भी काफ़ी उन्होंने मुस्कुराया। फिर उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा एंड जैसे मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे रोक के बोला कि वैसे तो ये काफ़ी रोमांटिक गाना है, इंटरव्यू के लिए नहीं एप्ट है, लेकिन आप किसी और के लिए कभी गाइएगा। तो ये बोल के फिर उन्होंने मुझे जाने का और जब मैं निकल रहा था तो मैं भी हंसते हुए निकला एंड बोर्ड में भी सब लोग हंस रहे थे। तो काफ़ी एक माहौल काम हो गया था, पीसफुल माहौल हो गया था। वैसे आपने जो हिम्मत की वो ज़्यादा लोग करेंगे नहीं। आई थिंक ये मैम इस पूरे एग्जाम में रिस्क मैनेजमेंट का एक गेम है कि आप वो रिस्क, जैसे मैंने कम चीज़ें पढ़ी तो काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत रिस्की गेम भी है कि अगर आप बहुत कम पढ़े हो तो उनको ये अभी श्योरिटी नहीं है कि आप कम पढ़ के भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। एंड अगेन वहाँ पे भी
मुझे ये एवरेज मिडिल ऑफ द पैक मुझे नहीं रहना था। तो मैंने वो एक रिस्क लिया कि या तो अब मैं जो एक एवरेज स्कोर 170 होता है इंटरव्यू में, तो या तो अब मैं 160 के नीचे आ जाऊँगा या तो मैं 180 के ऊपर चला जाऊँगा। मैं ये बीच का गेम नहीं खेलूँगा, क्योंकि आई डोंट लाइक टू सिट इन द मिडिल ऑफ द पैक। ये मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से सीख चुका हूँ कि एवरेज मुझे नहीं रहना है। तो ये मैंने एक रिस्क खेला, एक दाव खेला एंड इट वर्कड आउट। मुझे 193 मार्क्स मिले इंटरव्यू में। जी। और कोई ऐसे ट्रिकी सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे गए जो आप में भी उनका जवाब उतने अच्छी तरह नहीं दे पाए, या फिर कहीं आपको कहना पड़ा कि सॉरी आई विल रीड अबाउट इट? नहीं मैम, एक्चुअली क्या था कि मेरे इंटरव्यू में कुछ फैक्चुअल मेरे से पूछा ही नहीं गया। सब कुछ बहुत ओपिनियन बेस्ड सवाल थे। एंड एक चीज़ जो मुझे ट्रिकी लगी, जो चेयरमैन मैम ने शुरू में ही बोला था कि हमारी जनरेशन फेल हो चुकी है क्या, कि हमने कुछ किसी के लिए किया ही नहीं है। तो उसका फिर मैंने जवाब दिया था कि मैम आप लोग ने, ऐसी बात नहीं है, आपने काफ़ी काम भी किया है, इंडिया ने काफ़ी पॉवर्टी भी घटाई है, बट उसमें भी काफ़ी अभी चैलेंजेस रिमेन है और अभी हमको आगे भी काफ़ी काम करना है। एंड फिर मैंने एंड किया कि मैम ये तो आपकी जनरेशन की बड़प्पन है जो आपने हमें ऐसे वैल्यूज़ दिए कि हम भी डिस्पाइट ऑल द रिसोर्सेज हम भी डाउन ट्रॉडन के लिए काम करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस जिस तरीके से उन्होंने बोला था वो थोड़ा अग्रेसिव लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी, तो उसको मुझे थोड़ा हैंडल करना था, काम करना था। तो आई थिंक वो मैं कर पाया वहाँ पे। जो भी मुझे यूपीएससी के बारे में अब तक समझ में आया, आपसे बातचीत किया, जिन भी लोगों से पहले बातचीत की, कि आप जो इसका नाम ही होता है पर्सनालिटी टेस्ट, आपकी पर्सनालिटी ही टेस्ट की जाती है, क्योंकि फैक्चुअल तौर पर तो आपका प्रीलिम्स और मेंस में आपको पूरी तरह टेस्ट कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके भी इंटरव्यू में ओपिनियनेटेड सवाल थे, ताकि आपकी अप्रोच जानी जा सके कि आपका उस इशू के प्रति क्या माइंडसेट है। जी मैम, बिल्कुल। जैसे वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की भी सवाल थी, तो सर ने मुझे बोला था कि इंडिया की पॉलिसी एकदम से फेल कर चुकी है इसमें, इट इज़ अ फेलियर ऑफ आवर पॉलिसी मेकर्स। उन्होंने एग्जैक्टली यही बोला था। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया कि सर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्यों पॉसिबल नहीं है। एंड फिर मैंने उनका सोल्यूशन भी उनको दिया कि मैन्युफैक्चरिंग की जगह अगर हम ये क्या कहते हैं, टेस्टिंग और असेंबली की तरफ जाएं, तो हमारी वर्कफोर्स ज़्यादा उसमें एब्जॉर्ब हो पाएगी एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हम ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये सुन के वो काफ़ी खुश भी हुए कि जो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा वो एक्चुअली उन्होंने थोड़ा घुमा के पूछा था कि हमारी पॉलिसी फेल नहीं हुई थी, बस हम इंडिया में डेवलप नहीं कर सकते, वो हमारी एक लिमिटेशन है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हर चीज़ की हमारी एक डिफ्रेंसिएशन होना ज़रूरी है, तो हमने वो डिफ्रेंसिएशन कर रखा था। तो उस तरीके से जब मैंने आंसर किया तो वो काफ़ी खुश हुए जान के। तो पर्सनालिटी टेस्ट जैसा आपने बोला कि आपका एक नॉलेज, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन मेंस में चेक हो चुकी है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका वहाँ सुनने का तरीका, बोलने का तरीका, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप फील्ड में काम करेंगे तो आप बहुत लोगों से मिलेंगे, आप कैसे सिचुएशंस पे रिएक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं यही चेक होती है वहाँ पे। और पैनलिस्ट ने आपकी पूरी जन्म कुंडली तो निकाल ली डैफ के माध्यम से। बॉडी लैंग्वेज की यहाँ बात करें, क्योंकि आप जब जाते हैं सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज ही नोटिस में आती है, आप कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, किस तरह ग्रीट करते हैं। तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं मुझे स्कैन किया जा रहा है बॉडी लैंग्वेज के मामले में? हाँ मैम, मैंने 1-2 मेंबर्स को देखा था कि वो मेरे को काफ़ी इंटेंटली देख रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ से एंटर किया था एंड सामने 2 मेंबर्स बैठे थे, तो दे वर लुकिंग एट मी काफ़ी इंटेंटली। एंड मैं गया अंदर, तो जैसे कुछ लोग हैं वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हाय मैम या हाय सर ऐसे कहते, तो मैं नॉर्मल अपना नमस्ते मैंने उनको किया एंड आई विश देम गुड मॉर्निंग। एंड जब तक उन्होंने मुझे बैठने नहीं बोला, आई डिड नॉट सिट डाउन। मैं बैठा भी तो मैं मास्क पहना हुआ था, ग्लव्स पहना हुआ था, तो जब तक मैम ने मुझे मास्क उतारने नहीं बोला मैंने नहीं उतारा। कि मैं जाके वहाँ खुद कंफर्टेबल नहीं होना चाहता था अनलेस मुझे कुछ बोला जाए, बिकॉज वो सीनियर सिटीजन है, हो सकता है उनको कोविड का भी थोड़ा खतरा हो। तो जब तक उन्होंने खुद ये नहीं बोला कि वो अश्योर्ड है, मैंने उनसे पूछा भी मैम इफ़ आई रिमूव माई मास्क वुड यू ऑल फील सेफ, तो जब तक उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी मैंने मास्क तक नहीं उतारा। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक आपकी जो कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन एंड आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो थोड़ा बहुत तो मैं इनके लिए प्रिपेयर्ड भी था, बट थोड़ा बहुत ऑन द स्पॉट भी, जैसे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मास्क मुझे उतारने को बोला जाएगा, तो जब उन्होंने बोला तो ऐसा नहीं कि मैंने तुरंत ही उतार दिया, मैंने उनसे ये पूछा कि अगर मैं उतारूं तो अगर आप लोग सेफ फील करेंगे तो मैं उतार सकता हूँ। एंड मैंने ये भी बताया कि मुझे कोविड के सिम्टम्स नहीं है एंड मैं वैक्सीनेटेड हूँ। शुभांकर, बात करें रिजल्ट वाले दिन की, सुना है कि आपने रिजल्ट वाले दिन पहले पन्ने से नहीं उल्टे पन्ने से शुरुआत की कि देखा जाए, आपको लगा कि मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आएगी? मैम ऐसा था कि एक्चुअली रिजल्ट मुझे मेरे भाई ने आके बताया कि AIR11 ऐसे करके, तो मैंने पहले उसकी बात मानी नहीं, फिर उसने मुझे फ़ोन पे ऐसे दिखाया, तो उसके बाद मुझे यकीन नहीं हुई, तो फिर मैं खुद गया यूपीएससी की वेबसाइट पे एंड तब तक थोड़ा शेक कर रहा था, काफ़ी नर्वस था। तो जब वो PDF खुला तो वो खुलता तो फर्स्ट पेज से ही है, बट मैं अपने स्क्रॉल करने के चक्कर इतना नीचे स्क्रॉल कर चुका था, क्योंकि
काफ़ी नर्वस था मैं, सब एकदम हाथ वाथ शेक कर रहा था एवरीथिंग। तो मैं काफ़ी स्क्रॉल कर गया नीचे एंड फिर मैंने अपना रोल नंबर डाला। तो जब मैं रोल नंबर डाल रहा था वो पेज काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ गया। तब मुझे लगा शायद लिस्ट में नाम ही नहीं है। अच्छा। एंड फिर वो जब ऊपर जाके एकदम जो सेकंड पेज है जहाँ से रिजल्ट शुरू होता है वहाँ पे ही रुक गया। जब मैंने एक्चुअली में देखा कि मेरी रैंक 11 है, जब मैंने खुद से वेरीफाई किया, मुझे याद है मैं हर घंटे चेक करता था यूपीएससी पे जाके कि इन्होंने कहीं पीडीएफ तो नहीं बदल दी, कुछ दूसरा पीडीएफ तो नहीं डाल दिया। तो जब मुझे शाम में 3-4 बजे तक ये तसल्ली हो गई कि यही रिज़ल्ट है मेरा हो गया है, उसके बाद ही फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद रिज़ल्ट आ चुका है मेरा। जी फिर तो कॉल्स आने लगे होंगे। जी मैम, वो 1 घंटे तो मैंने किससे बात की मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं खाली थैंक यू बोले जा रहा था एंड बहुत कॉल्स आए, इतने लोगों के कॉल्स आए जिनसे मैंने 2 साल में बात नहीं की थी, उतनी मैंने 1 घंटे में बात कर चुका था। तो मैं खाली थैंक यू बोल रहा था, बस मुझे कोई आइडिया मैं किससे बात कर रहा था। तो शुभांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे शुभांकर को, जिन्होंने यूपीएससी में 11वीं रैंक हासिल की। आपने सुना किस तरह 10वीं क्लास का एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा आज यूपीएससी में 11वीं रैंक हासिल कर चुका है। एक ही बार में शुभांकर ने यूपीएससी कैसे क्रैक की, आपने पूरी कहानी सुनी। उम्मीद करते हैं इस कहानी से आप भी इंस्पायर होंगे।